और प्राचीन भारत के इस रोमांचक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सचमुच हजारों साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे शानदार सफर पर जहां हम देखेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने गुफाओं की जिंदगी से निकलकर विशाल और बेहद जटिल साम्राज्यों की नींव रखी। ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं का कोई बोरिंग पुलिंदा नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सभ्यता की कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर के 5 अहम पड़ाव होंगे। पहले हम पाषाण युग की नींव देखेंगे, फिर सिंधु घाटी के शानदार शहरीकरण की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद वैदिक काल, फिर बौद्ध और जैन धर्म का उदय और आखिर में शक्तिशाली मगध साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, पाषाण युग की नींव। अब अगर आप इन ओरिजिनल नोट्स को देखें तो इन्होंने पूरे इतिहास को 3 बहुत ही साफ और स्पष्ट हिस्सों में बांट दिया है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। आज की हमारी कहानी बिल्कुल शुरुआत से यानी प्रागैतिहासिक काल से शुरू होती है। सोचिए, ये वो दौर था जब कोई लिखित इतिहास नहीं था। इंसान का सब कुछ बस पत्थरों और गुफाओं तक सीमित था। इस टाइमलाइन के जरिए मानव विकास को समझना बहुत आसान है। पूरा पाषाण काल में इंसान बस एक शिकारी था जो खाना इकट्ठा करता था, और हाँ, इसी समय उसने आग जैसी क्रांतिकारी चीज की खोज की। फिर आया मध्य पाषाण काल। यहाँ उनके पत्थर के औजार छोटे और काफी सटीक हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया, और आदमवर जैसी जगहों पर पहली बार पशुपालन के सबूत मिले। लेकिन असली गेम चेंजर था नवपाषाण काल। मेहरगढ़ में खेती शुरू हुई, पहिए का आविष्कार हुआ और इंसान ने पहली बार एक जगह टिककर रहना सीखा। एक जगह टिकने के बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं हमारे दूसरे पड़ाव में, सिंधु घाटी का शहरीकरण। खेतीबाड़ी से निकलकर अब समाज एकदम से हाईटेक शहरों में बदल रहा था, और जब इन जगहों की खुदाई हुई तो जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। रावी नदी के पास हड़प्पा में 12 कमरों का एक विशाल अन्नागार और R37 नाम का कब्रिस्तान मिला। वहीं सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो में वो मशहूर विशाल स्नानागार और कांसी की नर्तकी की मूर्ति मिली। और गुजरात में भोगवा नदी के पास लोथल तो उनका मेन बंदरगाह था, जहां से चावल की खेती के शुरुआती सबूत भी मिलते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी देखकर तो आज के इंजीनियर भी दांतों तले उंगली दबा लें। पूरे के पूरे शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बसे थे, और उनकी जल निकासी प्रणाली एक नंबर टॉप क्लास थी। ईंटों का साइज 4:3:1 के फिक्स्ड अनुपात में होता था। मजे की बात यह है कि व्यापार के लिए कोई पैसा या करेंसी नहीं थी। वे सामान के बदले सामान यानी बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। उनकी लिपि में 64 बेसिक चित्र थे, जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और हाँ, एक कमाल का फैक्ट बताऊं, चन्होवड़ो नाम की जगह से तो लिपस्टिक और चूड़ियों तक के सबूत मिले हैं। मतलब वो लोग सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, बल्कि एक बहुत ही शानदार लाइफस्टाइल जी रहे थे। शहरीकरण के इस शानदार दौर के बाद आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे पड़ाव की ओर, वैदिक काल, जहां समाज वापस गांव की ओर मुड़ गया। सिंधु घाटी के पतन के बाद समाज एक बार फिर से गांव और खेती की तरफ लौट आया। इस पूरे नए दौर की नींव जिस एक शब्द पर टिकी थी वो था वेद। वेद विद धातु से बना है, जिसका सीधा सा मतलब होता है ज्ञान। इसी गहरे दार्शनिक ज्ञान ने उस समय के समाज को एक बिल्कुल नया रूप दिया। इस वैदिक काल को आप आसानी से 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल। ये वो समय था जब समाज पूरी तरह से परिवार पर केंद्रित था और काम के आधार पर 4 वर्णों की व्यवस्था थी। इसी दौरान सबसे पुराना वेद यानी ऋग्वेद रचा गया। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते समाज काफी पेचीदा हो गया। लोगों का फैलाव गंगा यमुना दोआब तक हो गया। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का संकलन भी इसी समय हुआ, और हमारे महान महाकाव्य रामायण और महाभारत भी इसी दौर की देन है। समाज बहुत तेजी से बदल रहा था। जैसे जैसे समाज में नियम कड़े होते गए, लोगों ने कुछ नया खोजना शुरू किया। हमारा चौथा पड़ाव इसी आध्यात्मिक क्रांति के बारे में है, बौद्ध और जैन धर्म। उस समय लोगों को एक गहरी आध्यात्मिक शांति और सत्य की तलाश थी। अब जरा इस नंबर 24 पर गौर कीजिए। जैन धर्म में ये बहुत मायने रखता है। ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की एक बहुत ही गहरी और प्राचीन परंपरा को दर्शाता है। ये सिलसिला पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी से शुरू हुआ था और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के साथ अपने चरम पर पहुंचा।
महावीर स्वामी ने ही जैन सिद्धांतों को एक मजबूत आकार दिया और इसमें ब्रह्मचर्य का 5वां महाव्रत जोड़ा। दूसरी तरफ आइए देखते हैं गौतम बुद्ध ने दुनिया को क्या रास्ता दिखाया। उनके उपदेशों का निचोड़ ये 4 आर्य सत्य हैं। पहला, ये मानना कि दुनिया में दुख है। दूसरा, ये समझना कि हर दुख का कोई न कोई कारण होता है, जो ज्यादातर हमारी अपनी इच्छाएं या लगाव हैं। तीसरा, इस दुख को खत्म करना बिल्कुल मुमकिन है। और चौथा, इस दुख से छुटकारे तक पहुंचने का एक रास्ता है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। शांति पाने का ये कितना स्पष्ट और सुलझा हुआ तरीका था, है ना? लेकिन आप तो जानते ही हैं समय के साथ इंसानी फितरत कैसे काम करती है। कोई भी विचारधारा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बंट गया। हीनयान, जो पुरानी और सख्त शिक्षाओं पर चले, और महायान, जिन्होंने मूर्ति पूजा शुरू की और अपने सुविधा के हिसाब से बदलाव किए। बिल्कुल ऐसा ही जैन धर्म में भी हुआ। वो भी श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर, जो कपड़े नहीं पहनते थे, इन 2 संप्रदायों में बंट गया। धर्म और अध्यात्म की इन गहरी बातों के बीच सत्ता का खेल भी पूरी रफ्तार से चल रहा था। तो चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, मगध साम्राज्य का उदय। मौर्य साम्राज्य के आने से बहुत पहले ही मगध में 3 बड़े राजवंशों ने अपनी धाक जमानी शुरू कर दी थी। कहानी शुरू होती है हर्यक वंश के बिंबिसार से। फिर उनके बेटे अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए रथमूसल और महाशिलाकंटक जैसे एकदम नए और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। और हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इसी अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति भी करवाई थी। इसके बाद शिशुनाग वंश आया और फिर सत्ता में आया बेहद ताकतवर नंद वंश। अब ये नोट्स एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल चेंज यानी भौगोलिक बदलाव को दिखाते हैं। हर्यक वंश के एक राजा हुए उदयन, जिन्होंने गंगा और सोन नदी के एकदम संगम पर एक नया शहर बसाया, पाटलिपुत्र, और अपनी राजगृह से वहीं शिफ्ट कर दी। ये सिर्फ एक शहर बसाने की बात नहीं थी, ये उस सेंटर पॉइंट की स्थापना थी जहां से आने वाले वक्त में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया जाने वाला था। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे पाषाण युग के सीधे साधे जीवन से लेकर सिंधु घाटी की शानदार प्लानिंग, वेदों का गहरा ज्ञान, बुद्ध और महावीर का दर्शन और आखिर में मगध की चालाक राजनीति तक हर एक कदम ने भारत की मजबूत नींव को आकार दिया। लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है। इन शुरुआती राजाओं की महत्वाकांक्षाओं और पाटलिपुत्र जैसी रणनीतिक राजधानियों ने मौर्य और गुप्त जैसे उन विशाल साम्राज्यों के लिए मंच कैसे तैयार किया, जो इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने की उत्सुकता आपको जरूर हो रही होगी। हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत